नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो भारत के कुछ राजनेताओं को आजकल जागृत अवस्था में भी सपने देखने का हुनर प्राप्त हो गया है। और आजकल उनका फेवरेट सपना, पसंदीदा सपना यह है कि जो नेपाल में हुआ, काश वो भी भारत में भी हो जाए, आसानी से हो जाए। मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली मानसिकता वाले ये नेता हर छोटे संकट को अवसर और हर उठापटक को स्वर्णिम अवसर के रूप में देखते हैं, चाहे वो पड़ोस में ही क्यों ना हुई हो घटना। लेकिन ये नेता ये भूल जाते हैं कि भारत का संविधान, लोकतंत्र और इसकी संस्थाएं इतनी मजबूत हैं कि यहां बिल्ली के भाग्य से चीका टूटने की संभावना ना के बराबर होती है। अब ना जाने क्यों राहुल गांधी को भी भारत के जेन-ज़ी याद आने लगे। शायद राहुल जी के दिल दिमाग पर भी इन दिनों नेपाल इफेक्ट ने अपना असर दिखा दिया है। इसलिए आज पूरा सच में हम 55 साल के राहुल गांधी की 20 साल के जेन-ज़ी युवाओं से जो उम्मीद है उसका तार्किक विश्लेषण करेंगे। आज हम आपको नेपाल के जेन-ज़ी आंदोलन का भारत के संदर्भ में असर बताएंगे, और साथ ही बताएंगे कि कैसे दिल्ली के जेन-ज़ी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में दे दिया है राहुल गांधी को एक प्यारा सा संदेश। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो नेपाल में बीते दिनों जेन-ज़ी आंदोलन के बाद, तख्ता पलट के बाद, अब उसी जेन-ज़ी को लेकर भारत की सियासत भी गर्मा गई है, क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत में जेन-ज़ी से ऐसी मांग की है जिसे लेकर सोशल मीडिया पर राजनीतिक बवाल मचा है। राहुल गांधी और कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर आ गई है। दरअसल इस पूरे विवाद का केंद्र बिंदु बना राहुल गांधी का जेन-ज़ी वाला प्लान। उन्होंने इसके साथ एक फोटोग्राफ भी शेयर किया अपने ट्वीट के साथ, जिसमें लिखा है, डेमोक्रेसी विल नॉट बी डिलीटेड, मतलब लोकतंत्र को मिटाया नहीं जा सकता है। राहुल गांधी ने कल देश के युवाओं, छात्रों और जेन-ज़ी को संबोधित करते हुए जो पोस्ट किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन-ज़ी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। यह पोस्ट कांग्रेस सांसद राहुल ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किया है जिसमें उन्होंने कर्नाटक के आलंद में ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से वोट डिलीट करने का एक नया शगुफा छेड़ा था। उन्होंने महाराष्ट्र के राजुरा में उसी सिस्टम के तहत वोट जोड़ने के गंभीर आरोप भी लगाए थे। लेकिन शाम होते होते चुनाव आयोग और कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने राहुल गांधी के दावों की हवा निकाल दी। राहुल गांधी का पोस्ट चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि पोस्ट का वक्त अहम है। दरअसल हाल ही में नेपाल में व्याप्त भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ जेन-ज़ी के हिंसक विरोध प्रदर्शन ने केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था। लेकिन राहुल गांधी शायद भूल गए कि भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, जहां की चुनावी प्रक्रिया को, जो उसकी चुनावी प्रक्रिया है भारत की, उसकी दुनिया दाद देती है। अच्छा होता कि वो युवाओं को चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी के मायने सिखाते, उन्हें कुछ सीख देते, उन्हें बताते कि किस तरह से इसी सिस्टम के तहत आपके नाना यानी राहुल गांधी के नाना परनाना जवाहरलाल नेहरू, दादी इंदिरा गांधी, पिता राजीव गांधी, मां सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी और खुद राहुल गांधी चुनाव जीते हैं। और इसी सिस्टम के तहत देश की सत्ता पर दशकों तक गांधी परिवार ने राज किया है। तो जहां कांग्रेस राहुल गांधी के इस पोस्ट को सही ठहरा रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि भारत की जेन-ज़ी वंशवादी राजनीति के खिलाफ मजबूती से खड़ी है। जेन-ज़ी नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया के बाद राहुल को क्यों बर्दाश्त करेगी? और यह नई पीढ़ी जेन-ज़ी भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ तो है ही। आप भी सुनिए कांग्रेस और बीजेपी का इस मामले में क्या कहना है। जब चुनाव आयोग और चुनाव ही कंप्रोमाइज होने की कगार पर खड़ा हुआ है, जब चुनाव आयोग लगातार पारदर्शिता की, चुनाव आयोग की पारदर्शिता संदेह के घेरे में है, तो देश का नौजवान ही, भविष्य का कर्णधार ही इस चीज को संभालेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर वोटों पर किसी के डाका पड़ रहा है
तो वो नई पीढ़ी के डाका पड़ रहा है, जिसको आप जेन जी कहते हैं। तो आज की डेट में उसके अधिकार को छीना जा रहा है, जो नौजवान के अधिकार को छीना जा रहा है। नौजवान अपना अधिकार, अपना हक लड़ कर लेगा, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। जो अभी नेपाल और बांग्लादेश में हुआ है, जिसके साथ की राहुल गांधी अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, दोनों जगह पर जेन जी क्या कह रहा है? हम परिवारवाद के खिलाफ हैं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उसके बाद प्रियंका गांधी जी के बेटे भी हो सकता है आ जाए। रॉबर्ट वड्रा साहब रोज कहते हैं कि मैं आंदोलन करना चाहता हूं, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। तो जेन जी के आंदोलन को यदि वो उठाना चाहते हैं तो हम तो राहुल गांधी के साथ हैं। पूरी गांधी फैमिली देश छोड़ती हुई नजर आएगी। तो एक बहुत पुरानी कहावत है, बिल्ली के भाग्य से छीका टूटना, और इसी कहावत की आस में हमारे देश के कुछ विपक्षी नेता भारत में भी नेपाल जैसा कुछ हो जाने का ख्वाब देख रहे हैं। इस तरह का ख्वाब देखने वालों में खुद को लिबरल कहने वाले पत्रकार, बुद्धिजीवी, एनजीओ वाले, कट्टरपंथी और आंदोलनजीवी भी शामिल हैं। एक पूरा इकोसिस्टम इस जुगाड़ में लगा है कि बस भारत में भी नेपाल जैसा कुछ हो जाए। खासकर वामपंथी हमेशा इस तरह के कामों में सबसे आगे रहते हैं। यह इनका पुराना पैटर्न है। वामपंथियों का दुनिया भर में यह इतिहास रहा है कि वो दूसरे देश को रोल मॉडल बनाकर अपने देश में सो कॉल्ड क्रांति के लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग करते रहते हैं। लेकिन इन वामपंथियों, बुद्धिजीवियों, आंदोलनजीवियों और कट्टरपंथियों को यह पता होना चाहिए कि भारत में नेपाल जैसा कभी कुछ नहीं हो सकता है। और भारत में नेपाल जैसा क्यों नहीं हो सकता, आइए अब हम आपको इसकी वजह बताते हैं। यह पता होना चाहिए कि नेपाल के युवा विपक्ष और सरकार दोनों से नाराज थे। उनका गुस्सा सरकार और विपक्षी पार्टी के नेताओं दोनों पर था। इसलिए नेपाल के युवाओं ने सरकार गिराने के बाद किसी नेपाली नेता पर भरोसा नहीं किया और जस्टिस सुशीला कार्की, जो गैर राजनीतिक थी, उनको प्रधानमंत्री के तौर पर चुना। अब नेपाल का यह इक्वेशन राहुल गांधी को ध्यान में रखना चाहिए कि शिकार जो थे नेपाल के युवाओं के, जेनजी के, वो विपक्ष के नेता भी बने थे। क्योंकि वो खुद विपक्ष के नेता हैं, इसलिए राहुल गांधी को यह ध्यान में रखना चाहिए। इसके आगे हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि समझदार के लिए इशारा ही काफी है। अब नेपाल में जेनजी क्रांति की सबसे बड़ी वजह थी नेपाल में व्याप्त नेपोटिज्म, यानी भाई भतीजावाद। वहां के युवा नेताओं के बच्चों की लग्जरियस लाइफ देखकर काफी दिनों से नाराज चल रहे थे। अब बात करते हैं भारत की। नेपाल की कहानी भारत में दोहराने का ख्वाब देखने वालों को यह पता होना चाहिए कि भारत में सबसे ज्यादा नेपोटिज्म विपक्षी पार्टियों के अंदर है। और वो कैसे है, इसका पूरा सच हम आपको आगे इसी कार्यक्रम में बताएंगे। तो नेपाल में वहां की ओली सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, जिससे युवा भयंकर नाराज थे। लेकिन भारत में मोदी सरकार को 11 साल हो गए हैं, लेकिन उस पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा। इस मुद्दे के बारे में भी हम आपको इसी कार्यक्रम में आगे विस्तार से बताएंगे। अब बात करते हैं राजनीतिक अस्थिरता की। तो नेपाल में 17 साल में 14 पीएम बदले गए हैं। 17 साल में 14 पीएम बदल गए और सुशीला कार्की 15वीं प्रधानमंत्री हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। पिछले 11 साल से भारत में एक मजबूत सरकार है। अब बात करते हैं विचारधारा की। ग्राफिक्स का प्लेट पलटिए। अब बात करते हैं विचारधारा की। नेपाल में पिछले 17 साल से वामपंथी पार्टियां सरकार में थी। वामपंथी विचारधारा पूरी दुनिया में नष्ट हो चुकी है। इस विचारधारा को पूरी दुनिया ने उठाकर कूड़े के ढेर में फेंक दिया है। वहीं भारत की बात की जाए तो भारत के ज्यादातर युवा पहले से ही वामपंथी विचारधारा से दूर हैं और कई सर्वे बताते हैं कि हमारे युवा राष्ट्रवादी विचारधारा के कट्टर समर्थक हैं। और भारत में राष्ट्रवाद का प्रतीक किसे माना जाता है, यह सभी को पता है। अब करते हैं भारत और नेपाल के युवाओं की आर्थिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन। नेपाल में बेरोजगारी अपने चरम पर है। अगर सिर्फ जेन जी युवाओं की बात की जाए तो उनके बीच बेरोजगारी की दर करीब 23% है। वहीं भारत में बेरोजगारी पर काबू पा लिया गया है। भारत में बेरोजगारी की दर सिर्फ 5.1% है। अब एक और काम की बात, नेपाल सरकार का युवाओं पर कोई ध्यान नहीं था। उनके लिए कोई नीतियां नेपाल सरकार ने नहीं बनाई थी। लेकिन भारत
भारत में मोदी सरकार ने युवाओं के विकास के लिए कई नीतियां बनाई हैं, जैसे स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना, पीएम इंटर्नशिप स्कीम, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया योजना। अब बात अर्थव्यवस्था की। नेपाल की अर्थव्यवस्था डूब रही है, वहीं भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। इस वक्त तक भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो इस तरह से नेपाल और भारत में जमीन आसमान का अंतर है, और यह ख्वाब देखने वाले नेताओं को पता होना चाहिए। तो हम लगातार देख रहे हैं कि नेपाल में हुई जेन जी क्रांति ने भारत में विपक्ष के कई नेताओं के चेहरे पर रौनक लौटा दी है, लेकिन लगता है कि नेपाल के नाम पर खुश होने वालों ने इस जेन जी क्रांति का समग्र और संपूर्ण अध्ययन नहीं किया है। उन्हें पता होना चाहिए कि नेपाल के जेन जी नेपाल में व्याप्त नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद के बहुत खिलाफ थे, उससे नाराज थे। अब अगर इसी क्रोध को, गुस्से को भारत में अप्लाई कर दिया जाए तो यह नाराजगी किस पर फूटेगी? जाहिर तौर पर उन पार्टियों पर जो नेपोटिज्म की मिसाल है। आइए आपको भारतीय राजनीति में परिवारवाद के कुछ ऐसे ही उदाहरण दिखाते हैं। हालांकि हमें पता है कि आपको इसके बारे में भली भांति पूरी जानकारी है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। ये देखिए, सबसे पहले नंबर पर आता है गांधी परिवार का नाम। मोतीलाल नेहरू के जमाने से यह परिवार भारतीय राजनीति में जबरदस्त प्रभाव रखता आया है। हालांकि हमने इस ग्राफिक्स में मोतीलाल नेहरू जी की तस्वीर नहीं लगाई है, क्योंकि इस परिवार में इतने बड़े बड़े नेता पैदा हुए हैं कि एक छोटी सी ग्राफिक्स प्लेट में इन सभी की तस्वीर लगाना मुमकिन नहीं हो पाता। अब इन सब के नाम हमें क्या बताना, ये बड़े बड़े लोग हैं और हमारे सभी समझदार दर्शक इनके नाम भली भांति जानते हैं। तो आइए अब बात करते हैं खानदानों के खानदान यूपी वाले यादव खानदान की, यानी मुलायम जी के खानदान की, जिसमें अखिलेश यादव, डिंपल यादव, राम गोपाल यादव, शिव गोपाल यादव, अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव और तेज प्रताप यादव जैसे काबिल नेताओं की लंबी फौज है। बड़े स्तर पर ही नहीं, बल्कि इस परिवार के कई सदस्यों ने जिला पंचायत और सहकारी बैंकों के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया है। लेकिन हमारे लिए सभी की तस्वीर लगाना संभव नहीं है। आइए अब बात करते हैं वोट अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के सारथी बने तेजस्वी यादव के परिवार यानी लालू जी के परिवार की। इसमें लालू यादव हैं, राबड़ी देवी हैं, तेजस्वी यादव हैं, मीसा भारती हैं और रोहिणी आचार्य भी शामिल हैं। इस ग्रुप में, जो इनका ग्रुप फोटोग्राफ में हम तेज प्रताप यादव को भी शामिल कर सकते थे, लेकिन इन दिनों तेजू भैया लालू जी से जो है तेजू भैया से लालू जी नाराज चल रहे हैं और अपने तेजू भैया को उन्होंने घर से थोड़ा सा अभी अलग कर रखा है। कभी एक जमाने में लालू जी के परिवार में राबड़ी देवी के भाई और तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव और सुभाष यादव का भी जबरदस्त जलवा था। तो चलिए अब चलते हैं पूर्वी भारत। पश्चिम बंगाल में टीएमसी भी अब परिवार की पार्टी बन चुकी है। सीएम ममता बनर्जी के बाद पार्टी में सबसे ताकतवर उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को माना जाता है। इंडी गठबंधन का हिस्सा रहे अब्दुल्ला परिवार का भी वंशवाद का पुराना इतिहास रहा है। शेख अब्दुल्ला, उसके बाद फिर फारूक अब्दुल्ला और फिर अब उमर अब्दुल्ला। अब देखिए तमिलनाडु के करुणानिधि परिवार को। एम करुणानिधि के परिवार में एम के स्टालिन, कानिमोझी, उदयनिधि स्टालिन, मुरसोली मारन और दयानिधि मारन बड़े नाम हैं। और अब बात करते हैं ठाकरे परिवार की, जिसमें बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे और फिर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी शामिल हैं। और अब राज ठाकरे भी वापस मातोश्री के करीब आ गए हैं। तो यह है भारत का परिवारवाद, यह है भारत का नेपोटिज्म। और नेपाल एक ऐसा देश जिसने 2008 में राजशाही को खत्म कर लोकतंत्र की नींव रखी। युवाओं ने नई उम्मीदों के साथ एक नए नेपाल का सपना देखा, लेकिन वक्त बीतने के साथ यह सपना करप्शन और राजनीतिक खेलों की भेंट चढ़ गया। युवाओं का गुस्सा इस बात से था कि ये नेताओं ने लोकतंत्र को अपने फायदे का साधन बना लिया। करोड़ों डॉलर की विदेशी मदद और सरकारी फंड विकास में लगने के बजाय नेपाली नेताओं की जेबों में चला गया। बल्क टेंडर स्कीम, सेना के लिए हथियार खरीद में घोटाला, भूकंप के बाद अंतर्राष्ट्रीय मदद में घोटाला, कॉपरेटिव घोटाला, गिरी बंधु टी स्टेट स्कैंडल, ललिता निवास लैंड ग्रैब स्कैम, पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्कैम से नेपाल के जेन जी परेशान हो चुके थे, एक के बाद स्कैम।
और उन्होंने सरकार गिरा दी। लेकिन भारत में पिछले 11 साल में बड़ा तो छोड़िए, एक छोटा सा भी स्कैम सामने नहीं आया है। हालांकि राहुल गांधी और विपक्ष के बाकी नेताओं ने मोदी सरकार को बदनाम करने की काफी कोशिश की। राफेल हो या हिंडनबर्ग जैसे सो कॉल्ड घोटालों की स्क्रिप्ट लिखी गई, लेकिन इस स्क्रिप्ट की पोल सुप्रीम कोर्ट में खुल गई और हर बार मोदी सरकार बेदाग साबित हुई। हां, लेकिन यह बात जरूर है कि यूपीए के दौर के करप्शन की कहानी भारत के जेनजी आज भी सुनते रहते हैं। तो करप्शन को लेकर किस पर गुस्सा, किस पर नाराजगी है, यह राहुल गांधी को और उनके साथियों को पता होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि भारत के युवा सिस्टम से नाराज नहीं होते या फिर वो सरकारों के खिलाफ आंदोलन नहीं छेड़ते। आजादी के बाद कई ऐसे मौके आए जब इस देश के युवा सड़कों पर निकले और उसने सरकार को सबक सिखाया। लेकिन ज्यादातर मामलों में युवाओं के गुस्से का जो शिकार बनी वो कांग्रेस की सरकार ही बनी। उन्हीं पर लोगों का, युवाओं का गुस्सा फूटा। मिसाल के तौर पर ये दो तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर 1975 की है और दूसरी तस्वीर है 2011 की। पहली तस्वीर 1975 की है, तब इंदिरा गांधी की सरकार थी। उस दौर में सरकारी भ्रष्टाचार से तंग आकर बिहार से लेकर गुजरात तक युवा सड़कों पर निकल आए थे। हालांकि उस दौर में जेनजी जैसा कोई शब्द नहीं होता था, लेकिन ये उस दौर के असली जेनजी थे और इसी युवा शक्ति से परेशान होकर इंदिरा गांधी ने देश पर इमरजेंसी थोपी और 1977 में उनको इसकी सजा मिली और वो सत्ता से बाहर हो गई। अब बात दूसरी तस्वीर की। यह तस्वीर 2011 की है। तब दिल्ली की गर्मियों में हर गली मोहल्ले, कॉलेज कैंपस और सोशल मीडिया पर एक ही आवाज गूंज रही थी कि भ्रष्टाचार अब और नहीं चलेगा। बुजुर्ग अन्ना हजारे ने जब जंतर मंतर और रामलीला मैदान में अनशन से बिगुल फूका तो ऐसा लगा जैसे देश का हर नौजवान उनके साथ खड़ा हो चुका है। हजारों छात्र कॉलेज छोड़कर दिल्ली की सड़कों पर आ गए। आईटी कंपनियों से निकले युवा कंधों पर तिरंगा डालकर नारे लगा रहे थे। फेसबुक और ट्विटर पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन ट्रेंड बन चुका था। इसका नतीजा यह हुआ कि 2014 में कांग्रेस सत्ता से ऐसी बाहर हुई कि उसके बाद लगातार 3 चुनावों में उसे जीत नसीब नहीं हो सकी। यानी इस देश के जेनजी का गुस्सा हमेशा कांग्रेस पर ही फूटा है। तो बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी जेनजी यानी युवाओं को भड़का रहे हैं। अगर बीजेपी का यह आरोप सही है तो उसके बाद बड़ा सवाल यह उठता है कि राहुल आखिर ऐसा क्यों करेंगे। देखिए, इसे समझने के लिए हमें राहुल की सियासी सोच, उनका राजनीतिक करियर, उनके पॉलिटिकल ग्राफ को समझना होगा, उसे देखना होगा। देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस पिछले 11 साल से सत्ता से बाहर है। सोनिया और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 2014, 2019 और 2024 का चुनाव बुरी तरह से हार चुकी है। इतना ही नहीं, 2012 के बाद राहुल गांधी पूरे 90 चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में बीजेपी सवाल उठा रही है कि राहुल जो सत्ता चुनावी रास्ते से हासिल नहीं कर सकते, उस सत्ता को प्राप्त करने के लिए वो किसी दूसरे रास्ते पर चल पड़े। बीजेपी का आरोप है कि इसलिए राहुल गांधी चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थाओं से युवाओं का भरोसा उठा देना चाहते हैं। वहीं राजनीति के जानकार मानते हैं कि कांग्रेस पिछले 21 साल से राहुल गांधी को अब तक लॉन्च नहीं कर पाई है। अगर हाल की बात करें तो उनकी भारत जोड़ो यात्रा हो या न्याय यात्रा हो या फिर वोटर अधिकार यात्रा, ये सब उतना असर दे नहीं दिखा पाई। वहीं संविधान के खतरे की बात बताकर कि संविधान खतरे में राहुल गांधी बार बार बोलकर जनता को डराने का काम भी जो कर रहे हैं वो भी अभी तक नाकाम रहा है। वहीं एक जमाने में राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान चलाकर जेनजी को इंप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रही। शायद इसीलिए वो आजकल हमेशा गुस्से में आक्रामक मुद्रा बनाकर रहते हैं। वो सोच रहे हैं कि शायद इसी आक्रामक शैली से वो जेनजी को इंप्रेस कर लेंगे और बीच बीच में कभी कभी बांग्लादेश तो कभी नेपाल उनकी सोई हुई उम्मीद को फिर से जगा देता है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इस जेनजी जनरेशन में ऐसा क्या खास होता है कि 55 साल के राहुल गांधी सत्ता में आने के लिए इस जेनजी जनरेशन के भरोसे बैठे हुए हैं। तो आइए हम आपको जेनजी युवा पीढ़ी का पूरा सच बताते हैं। जेनजी जनरेशन यानी ऐसे बच्चे जिनका जन्म 1997 से लेकर 2012 के बीच हुआ है। वर्तमान में इस पीढ़ी के युवाओं की उम्र करीब 13 से 28 साल के बीच है। जेनजी जनरेशन दुनिया भर में सबसे एक्टिव क्लास है।
चाहे बात पढ़ाई की हो, नौकरी की तलाश की हो या सामाजिक बदलाव की, ये सभी कार्य में आगे रहते हैं। जेन जी को डिजिटल नेटिव्स कहा जाता है। इनका बचपन इंटरनेट, स्मार्टफोन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, यूट्यूब और ऑनलाइन गेम्स जैसी चीजों के बीच बीता है। इसलिए इनकी सोच और नजरिया पिछली जनरेशन से बिल्कुल अलग है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक जेन जी जनरेशन के लोग सोशल मीडिया पर एक दिन में 4 से 6 घंटे का समय बिताते हैं। जेन जी स्टोरीज, रील्स, शॉर्ट वीडियो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब देखने में समय बिताते हैं। इन युवाओं के लिए सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि ये सीखने, संवाद करने और अपनी राय रखने का भी सबसे बड़ा मंच है। जेन जी जनरेशन ऑनलाइन ही अपने विचार साझा करती है, पढ़ाई करती है, दोस्तों से जुड़ती है और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करती है। जेन जी जनरेशन के लोग अन्य पीढ़ियों से कहीं ज्यादा टेक्नोलॉजी जानते हैं। बचपन से ही ऑनलाइन जानकारी, एप्स और टेक्नोलॉजी से जुड़े होने के कारण ये तेजी से बदलती दुनिया में खुद को आसानी से ढाल लेते हैं और हमेशा अपडेटेड रहते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जेन जी पीढ़ी अपना फैसला लेना खुद पसंद करती है और इसके अलावा दूसरों के साथ साथ खुद की जरूरतें भी और उनकी इच्छाओं को वो महत्व देती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भारत का जेन जी आखिर है किसके साथ, और आज इसका लिटमस टेस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनावों में हुआ। दिल्ली की जेन जी जनरेशन के वोट से बीजेपी समर्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में बाजी मार ली और कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। डूसू के केंद्रीय पैनल की 4 में से 3 सीटों पर ABVP ने अपना दबदबा बनाया है, जबकि NSUI को सिर्फ 1 सीट ही उसको नसीब हुई। यानी अब यह साफ हो गया है कि दिल्ली के जेन जी की पसंद कांग्रेस की NSUI नहीं बल्कि बीजेपी की ABVP है। अब नेटिजन्स सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए कह रहे हैं कि राहुल जेन जी करते रह गए और दिल्ली के जेन जी भगवा रंग में रंग गए। तो पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कि कैसे झलका ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा का पाकिस्तान प्रेम। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। मोदी जी ने भारत को दिया सेवा और विकास। अब दिल्ली का भविष्य बदल रहा है। 5,580 करोड़ रुपए से बना 75 किलोमीटर लंबा UER2, 4 से 6 लेन का हाईटेक आउटर रिंग रोड और 5,360 करोड़ रुपए का द्वारका एक्सप्रेसवे, 11,000 करोड़ रुपए का इंफ्रा बूस्ट। दिल्ली को तेज रफ्तार देने के लिए दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। 11 साल से मोदी जी ने गढ़ी है आधुनिक दिल्ली की नींव। भारत मंडपम 2700 करोड़ रुपए का वर्ल्ड क्लास सेंटर, यशो भूमि 5,400 करोड़ रुपए का आयोजन गौरव, नया संसद भवन 971 करोड़ रुपए का लोकतंत्र का मंदिर, सेंट्रल विस्टा, अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नेशनल मेमोरियल। दिल्ली में भव्य आधुनिक निर्माण के लिए दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पापा, ये रही आपकी दवाई। बेटा, इतनी महंगी दवाइयाँ, हर महीने घर का बजट बिगड़ जाता है। अब टेंशन मत लीजिए पापा, जहाँ पहले लाइफ सेविंग ड्रग्स पर 12% GST देना पड़ता था, अब ये GST फ्री हो गई, जिससे अब हर महीने 10,000 के बिल पर 1200 की बचत होती है। और इंश्योरेंस पे GST तो फ्री है ही, अब सेहत और बजट दोनों सुरक्षित। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
जब सुरक्षित हैं वे लोग जिन्हें अधिक है टीबी होने की संभावना, तभी साकार होगी टीबी मुक्त भारत की कामना। पहले से मौजूद स्वास्थ्य परिस्थितियाँ टीबी होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इस वर्ग में आप या आपका परिवार भी हो सकता है। इस समूह में आते हैं वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित, टीबी निकट संपर्क हुआ हो, मधुमेह रोगी, HIV से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपनी जांच कराएं। अगर टीबी ना हो तो जरूरत पड़ने पर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी से सुरक्षित हो जाएं। अन्यथा निशुल्क दवा और उपचार का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं। Treat every TB patient best at the very first opportunity. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और गांधी परिवार के बेहद करीबी और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने फिर विवादित बयान दिया है, वो भी ऐसा जिसमें वो अपना पाकिस्तान प्रेम छुपा नहीं पाए। इसके बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। सुनिए दोनों के बयान। I've been to Pakistan and I must tell you, I felt at home. I've been to Bangladesh. I've been to Nepal. And I feel at home. I don't feel like I'm in foreign country. They look like me, they talk like me, they like my songs, they eat my food. गांधी के करीबी पाकिस्तान को अपना घर समझते हैं। मतलब आतंकियों के साथ में इश्क ये लड़ाना चाहते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी की नीति और नियत देश प्रेम नहीं, आतंकी पाकिस्तान प्रेम है। इसीलिए जब कांग्रेस पार्टी का शासनकाल था तो ये 26/11 आतंकवादी हमले पे इन्होंने पाकिस्तान में घर में घुस के नहीं मारा, इन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। तो आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।